हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज द हिंदू वीकली रिवीजन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 21 सितंबर से 27 सितंबर तक सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। हालांकि ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये क्लास उन सभी को बहुत ज़्यादा मदद करेगी जो लोग रेगुलर क्लासेस लेते हैं, क्योंकि जितने भी आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे उन सभी का डिटेल्ड एनालिसिस तो हमारी डेली क्लासेस में होता है, बट आज की क्लास में हम केवल एक रिवीजन करेंगे और ब्रीफ और इंपॉर्टेंट बातें उन आर्टिकल से रिलेटेड समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को समझना। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पाकिस्तान टू शेयर न्यूक्लियर डेटरेंट विद सऊदी अंडर न्यू पैक्ट। तो देखिए, दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ने एक खास समझौता किया और ये खास समझौता किया है नाटो की तरह। अब दरअसल पाकिस्तान और सऊदी दोनों ने यह तय कर लिया कि अगर किसी भी देश पे हमला होगा तो इसे दोनों देश अपने ऊपर ही हमला मानेंगे और इस स्थिति में मिल करके उस हमले का विरोध करेंगे। तो ये जो नीति है, ये नीति पहले नाटो की हुआ करती थी, लेकिन जिस प्रकार से वेस्ट एशिया में लगातार इजराइल अलग अलग देशों को टारगेट कर रहा है, तो उसी वजह से अभी हाल ही में कतर के दोहा में हमला किया गया था, जिसके बाद इस्लामिक देशों ने बैठक की थी और अंत में यह फैसला लिया है कि अब दरअसल इस प्रकार का एक गठन बनाना जरूरी है, संगठन बनाना जरूरी है, अन्यथा हमें परेशानियां हो सकती है। हालांकि इस मामले में भारत के लिए भी चिंताएं हैं, क्योंकि दरअसल पाकिस्तान का मामला भारत के साथ में राइवलरी का रहता है और कहीं ना कहीं हमारे संबंध तनावपूर्ण होते रहते हैं। और जिस प्रकार से बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर वाली एक्टिविटी हम लोगों ने की है, पता नहीं ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में इस प्रकार की गतिविधियों पे हमें नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। तो देखने को मिल सकता है कुछ भी, लेकिन फिलहाल पता नहीं है कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा पाकिस्तान की मदद करने के लिए, क्योंकि सऊदी के अपने अलग भारत का रिलेशन बने हुए, तो वो भी एक खास चीज़ है। बट बाकी देखेंगे कि आने वाले समय में ये संधि कितना अधिक सफल होती है या कितना सफल नहीं होती है, बट इसका जो डिटेल एनालिसिस वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था। तो बात क्लियर है सभी को, समझौता हुआ और ये समझौता जो हुआ है सहयोग के लिए रक्षा के मामले में, उसमें इन्होंने इतना तक तय किया है कि अगर दूसरे देश को जरूरत पड़ेगी तो उस देश को पाकिस्तान परमाणु हथियार भी प्रोवाइड करेगा। यानी कि पाकिस्तान और सऊदी का ये पूरा का पूरा पैक्ट है। तो उस दौरान पाकिस्तान ने यह भी क्लियर कर दिया कि अगर कल को किसी न किसी परिस्थिति में सऊदी अरब को परमाणु हथियारों की जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार सऊदी को प्रोवाइड करेगा और कहेगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस्तेमाल करो, कोई परेशानी नहीं है। ये समझौता इस बड़ी हद तक किया गया है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें इस आर्टिकल की। इसी का समझते हैं हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। टाइटल है सुप्रीम कोर्ट साइट्स प्रियम्बल टू रिजेक्ट प्ली अगेंस्ट मुश्ताक ओपनिंग दशहरा इन मैसूर। तो देखिए, दरअसल एक विवाद बना इस हफ्ते और ये विवाद था मैसूर दशहरे के उद्घाटन का। दरअसल मैसूर दशहरे के उद्घाटन किया जाना था और मैसूर दशहरे के उद्घाटन के दौरान एक बुकर प्राइज विनर मुश्ताक बानू को बुलाया गया था। अब स्थानीय लोगों को ये आपत्ति थी, कुछ लोगों को, कि दरअसल ये हिंदू धार्मिक कार्यक्रम है, तो ऐसे में एक मुस्लिम व्यक्ति को क्यों बुलाया जा रहा है और यहाँ पूजा पाठ करनी है। अगर बात केवल और केवल ओपनिंग की है तो उद्घाटन का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ उद्घाटन के बाद पूजा भी करनी है और पूजा केवल एक हिंदू धर्म का व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 एक हिंदू व्यक्ति को ही पूजा का अधिकार देता है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ चीजों को क्लियर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, पहली बात तो अगर राज्य का प्रोग्राम है, किसी कार्यक्रम को राज्य वित्त पोषित कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो उस कार्यक्रम में किसी को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि राज्य की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष है। राज्य कोई भी धर्म के बीच में भेद नहीं करता और राज्य के लिए सभी धर्म समान है। हालांकि इसके अलावा संविधान जो है वो हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से भी अधिकार देता है कि वो किसी दूसरे धर्म के मामले में क्या निर्णय लेता है, और हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो किसी भी धर्म की चीजों को पालन कर सकता है। जैसे कि एक हिंदू व्यक्ति कभी भी गुरुद्वारे जा सकता है, वो मज़ारों पे भी जाता है और साथ साथ ये भी देखा गया है कि वो चर्च भी जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति जो है वो इधर उधर भी जाते आते रहते हैं अन्य धर्म के स्थलों पर भी, तो वो व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट है वो किस प्रकार से धार्मिक विचारों का आचरण कर रहा है या नहीं कर रहा, बट जबरदस्ती फाउंडेशन नहीं लगा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जब हम सभी लोगों को धर्मनिरपेक्ष राज्य की सिद्धांत देती है और आप सभी को ये अधिकार है कि अपने हिसाब से सब चीज़ों को माने, तो यहाँ पर हम बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। राज्य का प्रोग्राम है तो इसलिए इस मामले में कोई रोक नहीं लगेगी और बानू मुश्ताक को बुलाया गया तो चीज़ें ठीक है, कंटिन्यू की जाएंगी। और ऐसा हुआ भी, बानू मुश्ताक गई और इन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया, पूजा भी की, सभी चीज़ें पूरी करी और साथ ही ये भी बताया कि वो जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो बानू मुश्ताक के जीवन का एक खास प्रोग्राम बन गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ध्यान रखिएगा ये सब कुछ भी। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात जो है वो अमेरिका की तरफ से। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा के ऊपर जो फी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि H1B वीज़ा लेने वाले लोगों को अब $1 लाख पे करने होंगे। $1 लाख अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि देखिए, दरअसल ये जो H1B वीज़ा है ये 3 सालों के लिए दिया जाता है और इस बार हर एक व्यक्ति को अप्लाई करने के दौरान एक बार पेमेंट जरूर करना होगा। हालांकि ये वार्षिक पेमेंट नहीं है, एक बार के वीज़ा के लिए पेमेंट है। और जब कभी भी किसी व्यक्ति को काम करने अमेरिका जाना होता है उस दौरान व्यक्ति को H1B वीज़ा लेना होता है। हालांकि ये वीज़ा व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट खुद से नहीं लिया जाता। दरअसल जब कभी भी अमेरिका की कंपनी किसी व्यक्ति को दूसरे देश से अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाती है तो उस दौरान कंपनी के द्वारा इस वीज़ा के लिए पेमेंट
पेमेंट की जाती है, जो काफ़ी चिंताजनक है। और बहुत सारे देश के लोगों को अभी फिलहाल इसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी राशि हो गई है। दूसरी खास बात यह है कि जो लोग पहले से व्यवस्था में हैं उन लोग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये जो H1B वीज़ा है वैसे तो 3 साल के लिए होता है, बट इसको आप 6 सालों के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो अगर कोई रिन्यू करवाता है तो उसको भी अब यही राशि पे करनी होगी, $1,00,000 की। तो एक बड़ा परिवर्तन है, दुनिया में काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया है, नई चीज़ें हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों के अंदर अलग अलग प्रकार की नीतियाँ अपना रहे हैं, तो उसी प्रकार की नीतियों में ये भी एक खास देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई दादा साहब फाल्के पुरस्कार का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म इंडस्ट्री के मामले में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया है, आपके उन सभी कार्यों को सराहा जा रहा है और उसके लिए आपको दिया जा रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो अब तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है, काफ़ी सारे लोगों ने पुरस्कार लिया, लेकिन वर्ष 2023 के लिए फिलहाल इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के नाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो है मोहनलाल। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारा कार्य किया है फिल्म इंडस्ट्री के लिए केवल, और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इन्होंने अलग अलग भाषाओं में काम किया। तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो इनको दिया जाएगा, और 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान इनको दिया जाएगा, और 2023 के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, अलग अलग प्रकार की भाषाओं में इन्होंने फिल्मों में काम किया, जो अब सभी चीज़ों को सम्मानित करते हुए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा आता। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कोल्ड स्टार ड्रिल की। दरअसल कोल्ड स्टार ड्रिल अब फिलहाल भारत के द्वारा ये तय किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ी हम ड्रोन ड्रिल करने वाले हैं, क्योंकि दरअसल जो वर्तमान समय है ये समय है अब ड्रोन वॉरफेयर का। आजकल जो कोई भी देश लड़ता है वो पारंपरिक युद्ध की तरह चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाता। अब सभी देशों ने फिलहाल युद्ध का एक नया रूप प्रस्तुत किया और वो है ड्रोन वॉरफेयर या डिजिटल वॉरफेयर या फिर स्पेस वॉरफेयर। तो अब हम नए प्रकार से युद्ध लड़ते हैं, तकनीकों के माध्यम से युद्ध लड़ते हैं। अब वो पुराने युद्ध की तकनीकें पूरी नहीं होती। तो फिलहाल अब भारतीय व्यवस्था का ये कहना है कि देखिए भाई, हमने जो भी काम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया उस दौरान हमारी सारी की सारी रक्षात्मक प्रणालियों ने और हमारे ड्रोन्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और सभी चीज़ें हमारी बहुत बेस्ट भी रही। लेकिन इस दौरान हुए संघर्ष में दुश्मन हमारी क्षमताओं को जान चुका है। अब ये ज़रूरी है कि हम वर्तमान में अपने ड्रोन सिस्टम के तहत सभी चीज़ों को समझें। हम ये भी समझें कि हमारे पास क्या है, और हम ये भी समझें कि डिफेंस के मामले में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो डिफेंस और अटैक दोनों ही पहलुओं को समझते हुए हम अपनी ड्रोन कैपेसिटी को और ज़्यादा अपडेट करना चाहते हैं, नई नई तकनीकों को अपनाना चाहते हैं, और ये सभी चीज़ें हो पाएंगी ड्रोन ड्रिल के बाद, जिसको नाम दिया गया है कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट में ड्रोन से जुड़ी सभी चीज़ों को जाना समझा जाएगा और आगे की जो रणनीतियां हैं फिर वो इस ड्रोन ड्रिल के बाद तैयार की जाएंगी। तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये ड्रोन ड्रिल होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा खास रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें जानने समझने को मिलेगी, इसके बाद में देखेंगे वो क्या। बट वर्तमान में ज़रूरी है कि आपके पास में डिजिटल तकनीकें हों। जितना अच्छे से तकनीकों में आगे रहते हैं, प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं और अपने आप को डिफेंस में अपडेट कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आने वाले समय में सभी चीज़ों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्रिमिनल पास्ट ओनली कैन नॉट बी ए ग्राउंड टू डिनाई बेल। तो देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में मामला ये था कि दरअसल केरला हाईकोर्ट के द्वारा कुछ लोगों की बेल को रोक दिया गया था। दरअसल कुछ लोगों की बेल को इस वजह से रोका गया था कि उनके ऊपर कुछ आपराधिक मामले चल रहे हैं और केरल हाईकोर्ट का ये कहना था कि ये लोग बाहर जाएंगे तो ये गवाहों को दबाव बना सकते हैं और साथ साथ सबूतों को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो इसलिए इनको कोर्ट में रखा जाए। बट फिर उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आप कभी भी किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर बेल के लिए डिनाई नहीं करेंगे कि उसके ऊपर कोई आपराधिक मामला रहा है या कोई पूर्व मामला उसके ऊपर चलता हुआ आ रहा है। और हमारे देश की एक सिद्धांत है, और हमारे देश का सिद्धांत है वो है बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बेल एक नियम है और जेल अपवाद है। तो जेल में व्यक्तियों को ज्यादा नहीं रखना होता, वो अपवाद की स्थिति में, रेयर कंडीशन में ही व्यक्ति को हम जेल में रखते हैं। और साथ ही बेल का नियम है, इसलिए परिस्थितियां जो भी कहती हैं उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को बेल दी जाए। हालांकि नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल नहीं दी जाती है, उसमें व्यक्ति को जेल में ही रहना होता है। बट बेल रूल है, ये बात हमारे देश की न्यायपालिका बहुत अच्छे से समझती है और वी.आर. कृष्ण अय्यर साहब ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और ये सिद्धांत केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को केवल इस आधार पर आप डिनाई नहीं कर सकते बेल के लिए कि इसके ऊपर कोई पिछला केस चल रहा है, और ये चीजें बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगी। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई हमारे लद्दाख से। दरअसल लद्दाख में मैंने आप लोग को बताया था कि एक आंदोलन शुरू हुआ है जिसमें दो खास मांगे हैं। पहली मांग है लद्दाख को राज्य का दर्जा दीजिए और दूसरी मांग है लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कीजिए। दरअसल लद्दाख के लोगों का यह कहना है कि भाई हमारे यहाँ जनजातीय आबादी ज्यादा, इसलिए हम चाहते हैं कि छठी अनुसूची में स्थान मिले, जिसकी वजह से हमें अब यहाँ पर जनजातीय स्वायत्तता परिषद मिल जाएगी और परिषद स्थानीय लोगों के मामले में भूमि, संसाधन और बाकी मामलों में निर्णय ले सकेगी और स्थानीय लोगों के जो हित है वो सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा लद्दाख के लोगों को चाहिए कि 2019 में आपने जब से जम्मू कश्मीर के मामले में अलग एक यूटी बना दिया है लद्दाख को,
तब से इसके जो हित हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, ये अपने कार्यों को नहीं कर पा रही है और लद्दाख अपनी चीज़ों को कर पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले। अब दरअसल इसी उद्देश्य से एक बार फिर से सोनम वांगचुक ने लद्दाख में शुरू किया था एक प्रोटेस्ट, और ये भूख हड़ताल थी। 15 दिन तक ये भूख हड़ताल चली, लेकिन 15 दिन तक चली इस भूख हड़ताल के बाद 15वें दिन अचानक से प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो गया। युवा लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया और साथ ही जो मौजूद सुरक्षाकर्मी थे उनका झड़प हुई, पथराव हुआ, बीजेपी ऑफिस के अंदर आग लगा दी गई, 4 लोगों की कट लगाओ मर्ज कर लेना भाई। बीजेपी ऑफिस में इस दौरान आग लगा दी गई और बीजेपी ऑफिस में आग लगाए जाने के साथ ही कई लोगों की जान भी चली गई। तो काफी चिंताजनक स्थिति थी और इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपनी ये पूरे की पूरी भूख हड़ताल भी वापस ले लिया, आंदोलन जो चल रहा था उसको रद्द कर दिया, अपने गांव चले गए, लेकिन लोगों की जानें चली गई। स्थिति काफी गंभीर हो गई लद्दाख में और लद्दाख के लेह में कर्फ्यू भी लगा दिया गया और कर्फ्यू अभी फिलहाल यहाँ पर जारी है। अब दरअसल इस पूरी की पूरी स्थिति के बाद में जो आरोप आया है वो सोनम वांगचुक के ऊपर आया और सोनम वांगचुक को यहाँ गिरफ्तार भी कर लिया गया है फिलहाल पुलिस के द्वारा। बट अब दरअसल ये देखना होगा कि क्या लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा और क्या छठी अनुसूची में इसको शामिल किया जाएगा। ये सभी चीज़ें जो है वो खास मुद्दे इस दौरान चर्चा में आए हैं और मैंने आप लोग को राज्य का दर्जा क्यों चाहिए इसे वो भी बताया था और छठी अनुसूची किन किन मामलों में खास हो जाती है वो सब चीज़ें भी मैंने आप लोग के साथ डिटेल में डिस्कस की थी। बट ये इस हफ्ते एक खास और बड़ी हाईलाइट रही थी। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट बात रही है रामलीला लाइब्रेरी का आयोजन को लेकर के। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है श्रीनगर। तो दरअसल उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में एक दिक्कत वाला मामला ये आया है कि बीते 100 साल से ज़्यादा से यहाँ एक स्कूल है और उस स्कूल के ग्राउंड में यहाँ हर बार रामलीला का आयोजन कराया जाता है। अब दरअसल इसी रामलीला के आयोजन के लिए एक पिटीशन पहुंची इलाहाबाद हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप स्कूल के ग्राउंड में रामलीला का आयोजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अब बच्चे इस ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते और स्कूल का ग्राउंड स्कूल के लिए है, स्कूल की ही संपत्ति है और बच्चों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया। और राज्य के द्वारा जब पूरी तरह से वित्त पोषित जगह है, इसका मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल धर्मनिरपेक्ष कार्यों के लिए किया जाएगा, धार्मिक कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा है तो ये गलत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी कि अब इस जगह पर कोई भी रामलीला का आयोजन नहीं किया जाएगा, चीजें आपको रोकनी पड़ेगी। फिर लोगों ने पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करी भी और सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए कहा कि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये संपत्ति राज्य की संपत्ति है क्योंकि राज्य के द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है और उसका नेचर जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। और दूसरी खास बात यह है कि स्कूल का ग्राउंड है तो बच्चों के इस्तेमाल के लिए है। अब जितने दिन रामलीला होगी तो एक बड़ा स्टेज लगा हुआ है और रामलीला के होने के दौरान बच्चे ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो लोगों का कहना था कि 100 साल से ज्यादा से हम इस काम को करते आ रहे हैं, तो फिर इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आप करते आ रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ये आखिरी बार है जो आप स्कूल के ग्राउंड में आयोजन कर रहे हैं, अगली बार से नहीं कीजिएगा। इसके लिए कोई एक वैकल्पिक जगह ढूंढ लीजिएगा जहां आप लोग रामलीला का आयोजन कर सकते हैं और चीजें आपकी अच्छे से हैं और बच्चों को खेल का जो अधिकार मिला हुआ है वो भी प्रभावित ना हो, बच्चे अपने चीजों को कंप्लीट कर सके और खेल कूद सके ग्राउंड में, ये चीजें भी बनी रहने जरूरी है। तो यह रहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने फिर दोबारा किया एक और चुनाव सुधार और चुनाव सुधार करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है ई साइन फीचर। दरअसल इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि भाई अपने आप नाम डिलीट हो जाते हैं, लोगों का नाम हटा दिया जाता है और साथ ही ये भी आरोप लगा है कि धांधली चलती रहती है। तो इस दौरान अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि देखिए आपकी सभी समस्या को हम कर रहे हैं समाधान और जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है ECI नेट, जो लेटेस्ट वेबसाइट बनाई गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि देखिए जो हमारी ECI नेट है अब हम ECI नेट के मामले में चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। अब दरअसल कोई भी व्यक्ति जो अपना नया नाम जोड़ना चाहता है, यानी कि नए वोटर ID के लिए अप्लाई कर रहा है, कुछ अमेंडमेंट करना चाहता है अपने डिटेल्स के अंदर या फिर नाम डिलीट कराना चाहता है, तो अब वो नॉर्मली नहीं कर पाएगा। पहले दरअसल आप केवल और केवल मोबाइल नंबर के थ्रू अप्लाई कर सकते थे सभी चीज़ों को और जो भी चेंजेस आप चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे अब एक नया फीचर ये ऐड कर दिया गया है कि अब वोटर ID के मामले में जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक पोर्टल जोड़ दिया है और ये पोर्टल है द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। दरअसल जब आप या तो नाम ऐड करवाना चाहते हैं, अमेंडमेंट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, अब जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के दौरान आपको एक अलग वेबसाइट पर ले जाया जाएगा और वेबसाइट पर जाने के बाद आपसे आपका आधार मांगा जाएगा और आधार के साथ ही मांगा जाएगा आपसे OTP। तो OTP के थ्रू वेरिफिकेशन होगा कि जिस व्यक्ति ने ये पूरा फॉर्म भरा है वह व्यक्ति मौजूद है, यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा, सत्यापित कर दिया जाएगा और सत्यापित होने के बाद ही आपकी चीज़ों में बदलाव होगा। अगर आप सत्यापित करने में असफल रहेंगे तो फिर कोई भी एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया जाएगा, एप्लीकेशन पे विचार नहीं किया जाएगा और एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगी। तो ये एक नया प्रोसेस है, ई साइन इसको कहा है इलेक्शन कमीशन ने, यानी कि अब आपके जो भी काम होंगे वो इलेक्शन कमीशन के मामले में वेरिफिकेशन के बाद ही होंगे और OTP के माध्यम से सब कुछ वेरीफाई कराया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, चुनाव सुधारों में शामिल है, याद रखिएगा। इसके साथ ही एक और चुनाव सुधार है, वो है पोस्टल बैलेट की गिनती के मामले में नया नियम आना। तो देखिए दरअसल पहले हमारे देश में 2019 तक ये नियम हुआ करता था कि पहले पोस्टल
बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद आप ईवीएम की गिनती कंप्लीट करेंगे। यानी कि सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट गिनना शुरू हो जाते हैं और 8:30 बजे ईवीएम खुलना भी शुरू हो जाती है, ईवीएम की गिनती भी हो जाती है। लेकिन 2019 तक ये नियम था कि ईवीएम की गिनती खत्म करने से पहले पोस्टल बैलेट गिन लिए जाने चाहिए, और अगर पोस्टल बैलेट गिनने में समय लग रहा है तो ईवीएम की गिनती रोकनी पड़ेगी बीच में, और पोस्टल बैलेट की गिनती पहले कंप्लीट करने के बाद ही ईवीएम को आप आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 2019 में इलेक्शन कमीशन ने चीज़ों को थोड़ा सा चेंज किया, और चेंज करते हुए उसने देखा कि अब ज़्यादा संख्या में पोस्टल बैलेट आ रहे हैं, तो ये ईवीएम की काउंटिंग को रोकने वाला प्रावधान खत्म कर दिया और ये कह दिया कि दोनों की काउंटिंग चलने दो। अगर ईवीएम की काउंटिंग पहले ही खत्म हो जाती है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पोस्टल बैलेट बाद में काउंट होते रहेंगे। बट अब उसी चीज़ को दोबारा से रिवोक किया गया है, और मतलब बदलते हुए अब फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि अब अगर पोस्टल बैलेट और ईवीएम के मामले में कभी ऐसा लगता है कि पोस्टल बैलेट काउंट करने में टाइम लगेगा तो ईवीएम की काउंटिंग बीच में रोकनी पड़ेगी, और ईवीएम की काउंटिंग रोकनी पड़ेगी सेकंड लास्ट राउंड पे। ईवीएम का सेकंड लास्ट राउंड तभी होगा जब पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अगर कभी भी दिक्कत लगती है तो ज़्यादा कर्मचारी लगा दिए जाएंगे, टेबल बढ़ा दी जाएगी, लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती कंप्लीट होने के बाद ही ईवीएम का सेकंड लास्ट राउंड और लास्ट राउंड होगा, और तब जाकर मतगणना पूरी होगी। तो कब कह दिया गया है कि ईवीएम की गिनती पहले आप कंप्लीट नहीं कर सकते, ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है नियमों में जो अब कर दिया गया है, उसको बिहार चुनावों से लागू कर दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चेंज है, ये भी चुनाव सुधारों में ही शामिल है, नोट कर लीजिएगा और इसको भी याद रखिएगा जरूर से। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई देश में एक और नया न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और इसको लॉन्च किया है राजस्थान के अंदर। तो दरअसल राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है शिलान्यास, और शिलान्यास करते समय यहां बताया गया कि भाई देश को मिलेगा इसका 8वां अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसको नाम दिया गया है माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान का ये दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होने वाला है, और इस पावर प्रोजेक्ट की लागत आएगी 42,000 करोड़, और यहाँ पर 700 मेगावाट के 4 अलग अलग यूनिट होंगी। यानी कि इस पूरे के पूरे जो ये पावर प्लांट है, इस पूरी की पूरी पावर प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट कैपेसिटी है वो ही रहेगी 2800 मेगावाट की। तो अभी तैयार किया जा रहा है, माना जा रहा है कि 8 साल में ये पूरे के पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट तैयार होगा, जिसके बाद हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन आने वाले समय में देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में, तो उस मामले में इसका खास महत्व है और ज़रूरी चीज़ भी है ये। तो नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ज़रूरी और खास चीज़ है ये अपने आप में। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई श्रीलंका को लेकर के अब यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से एक मामला सामने आया है, और रशिया के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि रशिया अपनी आर्मी में लोगों को धोखेधड़ी से और साथ ही दबाव बनाकर शामिल कर रहा है, और उनको यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति लड़ने की मना कर देता है तो उस व्यक्ति को गोली मार दी जाती है। लोगों को नौकरी का झांसा देकर के रशिया बुलाया जा रहा है, वर्दी पहनाई जा रही है, और जबरदस्ती दबाव बना के लड़ने के लिए आदेश दिया जा रहा है। केवल श्रीलंका ही नहीं बल्कि नेपाल के लोगों के साथ में भी ऐसा हो रहा है, और बीते दिनों यही मामला भारत के लोगों के साथ में भी निकल कर आया था। तो चिंताजनक स्थिति है, परेशान करने वाली है, इसीलिए लगातार रशिया को बोला जा रहा है कि रशिया ये सब काम ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है हम लोग के पास में उसमें है कि भाई उत्तर प्रदेश की हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नया आदेश जारी किया और कहा है कि अब कभी भी राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर रैली कर रहा है या कोई बोर्ड लगवा रहा है या गाड़ी के ऊपर कुछ लिखवा रहा है तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी कि जाति के आधार पर आप राज्य में कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा काम करेगा तो व्यक्ति तो दंडनीय अपराध इसको माना जाएगा। तो जाति की चीज़ों का इस्तेमाल अब पूरी तरह से रोका है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई अक्टूबर के महीने में आने वाले हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर भारत की यात्रा पर। कहा जा रहा है कि 7 से 9 अक्टूबर तक आएंगे, क्योंकि इस समय भारत में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया जाएगा। तो इस दौरान ये भारत आकर के भारत की सरकार के साथ में ये फिलहाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी डिस्कस करेंगे कि क्या रहने वाला है आने वाले समय में ये दोनों देशों के साथ में। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे क्या होगा भारत और ब्रिटेन के बीच में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दूसरे सौर ऊर्जा से संचालित गांव की अनाउंसमेंट कर दी है। अब देखिए ये समझ लीजिए कि हमारे पास में पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा हुआ करता था, और अब दूसरा गांव भी है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है, और इस गांव का नाम है ढोडो। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लगातार सौर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो जिस तरह से मोढेरा था उसी तरह से दूसरा नाम हमारे पास में ढोडो आ गया है, जो पीएम सूर्य घर स्कीम के तहत है। यानी कि यहाँ हर एक ग्राम जो है वो चलता है हमारा सौर ऊर्जा से, सब घरों के पास अपने अपने सौर पैनल है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई फिलहाल 80वीं बैठक 80वां सेशन चल रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, और इस जनरल असेंबली में खास चीज़ ये देखी गई है कि दुनिया के कई सारे देशों ने आगे आकर के पैलेस्तीन को मान्यता देने का काम किया है। तो अभी शुरुआती स्थिति में यह पता चलता है कि भाई फ्रांस के साथ कई देशों ने मिलकर के यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया। तो इस दौरान ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ये वो देश थे जिन्होंने पहले इनिशिएटिव लेकर के
मान्यता दी है पैलेस्तीन को। इसके साथ ही बाद में फ्रांस के अलावा भी कुछ और देश साथ में आए हैं और इन लोगों ने भी अब मान्यता दे दी है पैलेस्तीन को। तो पैलेस्तीन को लगातार मान्यता मिल रही है और पैलेस्तीन को जिस प्रकार से मान्यता मिलती जा रही है वैश्विक मंच पर पैलेस्तीन की जो स्थिति है वो और भी मजबूत होते जा रही है और पूरे राज्य का दर्जा अब इसको मिल जाएगा और ये सभी और देशों के समान हो जाएगा। इसके पास भी यूएन में राइट्स होंगे और अपनी चीज़ों को ये और मजबूती से प्रस्तुत कर पाएगा वैश्विक मंच पर। तो काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहा है ये देश अपने लिए एक पूर्ण देश की मान्यता के रूप में, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। देखते हैं बाकी आगे होता है क्या, लेकिन लगातार देश इसके समर्थन में खड़े हैं और देश चाहते हैं कि वॉर खत्म हो। जो इजराइल और पैलेस्तीन की वॉर चल रही है वो वॉर खत्म करते हुए सभी चीज़ों को शांत किया जाए और ठीक किया जाए और टू नेशंस थियरी सब फॉलो करना चाहते हैं कि हम इजराइल को भी मान्यता दें और साथ साथ पैलेस्तीन को भी मान्यता दें और दोनों देश अपने अपने विकास में काम करें। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है फिलहाल कि भाई इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के सभी जितने भी राज्यों के इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उन सभी के लिए कह दिया कि तैयार हो जाइए 30 सितंबर तक। और सुनने में आ रहा है कि 30 सितंबर के बाद अब पूरे देश के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो पूरे देश के लोग तैयार हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के। हर जगह पर अलग अलग आधार रहने वाला है वर्ष का, जिसके आधार पर आपकी मतदाता सूची में फिर दोबारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा और आपको डॉक्यूमेंट पेश करते हुए फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, चीज़ें आपकी ठीक होंगी। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई 26 सितंबर से जुड़ी हुई। दरअसल 26 सितंबर को रिटायर कर दिया गया है भारतीय वायुसेना का एक खास लड़ाकू विमान मिग-21। मिग-21 ने लगभग 60 सालों तक भारतीय वायुसेना के लिए सेवाएं दी हैं, हमारे देश की सुरक्षाएं की हैं। सबसे पहले इसको 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया था, शामिल किया गया था भारतीय वायुसेना के अंदर। तब से लगातार ये शामिल है और अलग अलग मोर्चों पर भारत की सुरक्षा का काम कर रहा है। 1965 और 1971 के पाकिस्तान युद्ध में इसने बड़ी भूमिका निभाई, 1999 के कारगिल में भी भूमिका निभाई और 2019 की जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी वहां भी ये शामिल था। अभी थोड़े दिन पहले हुआ ऑपरेशन सिंदूर, वहां पर भी मिग-21 शामिल था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है ये हमारे पूरे देश की सुरक्षा के मामले में और इसका नाम जो है वो काफ़ी लंबे समय तक हमेशा याद रखा जाएगा, मिग-21। तो फिलहाल ये रिटायर हो गया है। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि भाई जिस समय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधन दिया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ खास बातें कही। डोनाल्ड ट्रंप ने एक खास बात तो ये कही कि भारत और चाइना वो दो ऐसे देश हैं जिनकी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही देश लगातार रशिया के साथ व्यापार को बनाए हुए हैं और रशिया के पास पैसा पहुंच रहा है इन देशों की वजह से, जिसके वजह से ही लगातार रशिया युद्ध में बना हुआ है और वह युद्ध को समाप्त नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है और ख़ास है कि भारत पे लगातार ब्लेम आ रहा है और बार बार चीज़ें आ रही हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि मैं दुनिया के 7 युद्धों को अब तक शांत करा चुका हूं, लेकिन यहाँ अभी तक चीज़ें जो है वो मेरी पूरी नहीं हो रही है। और जिन 7 युद्धों को डोनाल्ड ट्रंप शांत कराने की बात करते हैं उसके अंदर कौन कौन से युद्ध शामिल है, तो उसमें शामिल है कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, कॉन्गो और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, इसराइल और ईरान, इजिप्ट एंड इथियोपिया और आर्मेनिया और अजरबैजान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मैंने 7 युद्ध शांत कराया और डोनाल्ड ट्रंप लगातार नोबेल पीस प्राइज की मांग भी कर ही रहे हैं इसी के आधार पर। इसके अलावा भाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आपको कॉलेजियम व्यवस्था में बदलाव करने चाहिए और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल में कमीशन पे डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि दरअसल अभी फिलहाल हमारी जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं त्रुटियां भी पाई जाती हैं अपॉइंटमेंट के लिए, जो कि फिलहाल गड़बड़ वाली चीज़ है। तो 2015 में फैसला लिया गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल के लिए, बट चीज़ें फिर अटकी रही। इसके अलावा जो हमारे CDS हैं जनरल अनिल चौहान, उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। तो CDS जनरल अनिल चौहान मई 30, 2026 तक अभी हमारे भारत के मामले में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है उसमें सेक्रेटरी के पद पे भी जिम्मेदारियां संभालते रहेंगे। तो टेन्योर को उनके एक्सटेंड कर दिया गया है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मामले में डिसीजन लीजिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कैपेसिटी 25,870 जजेस की है, लेकिन फिलहाल 5,000 से ज़्यादा पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। इन पोस्ट को क्यों नहीं भरा जा रहा है, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए और बार काउंसिल को भी इस मामले में इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो अपने कोटे से भी लोगों को नियुक्त करे। बाकी एग्जाम होना और बाकी प्रमोशन होना उन सभी पर भी डिसीजन लिया जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च कर दी है महिलाओं के लिए खास स्कीम, जिसको नाम दिया है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। इस योजना में उन्होंने तय किया कि राज्य में जितनी भी पात्र महिलाएं हैं उनको 2100 रुपये की राशि हर महीने दी जाएगी और 25 सितंबर को उसको लॉन्च किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय साहब की जयंती के अवसर पर 5,000 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन भी किए हैं राज्य की सरकार ने। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई DRDO की। दरअसल DRDO ने पहली बार अग्नि प्राइम मिसाइल को टेस्ट किया है और वो भी रेल से। तो रेल बेस्ड मोबाइल
लॉन्चर से इसको टेस्ट किया गया है यहाँ पर, और आने वाले समय में जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो सभी से सक्सेसफुल हो गई है, तो अब हम इसको रेल से भी लॉन्च कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में ले जाकर। तो मददगार चीज़ है हम लोग के लिए। 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, इतने पे ये टारगेट कर सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि हमें ब्रिक्स ग्रीन एक्सचेंज बनाना चाहिए, ताकि ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के मामले में हम अनाज की और खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर पाएँ, चीज़ें सुनिश्चित कर पाएँ, और आने वाले समय में सभी देशों को मदद करेगा। तो ये है हमारी इस वीक की सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई स्टडी IQ आप लोगों के लिए लेके आया है एक खास ऑफर, क्योंकि दरअसल स्टडी IQ का जो मेन चैनल है, यानी कि स्टडी IQ का जो मेन परिवार है, वो परिवार हो चुका है 20 मिलियन का। तो आप सभी लोगों का साथ है, प्यार है, जिसकी वजह से कुछ हो पाया। तो 20 मिलियन की खुशी में आपको दिया जा रहा है उपहार, और स्टडी IQ का कोई भी बैच आप ले सकते हैं, 27, 28 का या 2026 का, जो भी बैच आप लेते हैं सभी बैचेस पे आपको मिल रहा है खास डिस्काउंट। और KL लाइव कोड यूज़ करना है खास डिस्काउंट के लिए। KL लाइव कोड यूज़ करके आप स्टडी IQ को कोई भी बैच ले सकते हैं 20,000 रुपये मात्र पे। तो एक बहुत ही खास फीचर आप लोग के लिए, और लास्ट डेट है इसकी 30 सितंबर। तो एनरोल कीजिए आज ही, क्योंकि फिर बाद में अगर देर हो गई तो परेशानियां होंगी। और इसके अलावा एक बात यह है कि 20 मिलियन का जो एक फीचर है, ये केवल फर्स्ट 200 एस्पिरेंट्स के लिए है, तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, जिसका आप लाभ उठाइए। फिलहाल बहुत ही खास चीज़ है, और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी प्लेटफॉर्म पर। साथ ही QR कोड को स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर पहुंचने के लिए। सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के लिए कुणाल कोटिया, और जुड़ करके पढ़ करके सभी चीज़ों को डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। जो महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी वो सब अच्छे से कर लिया हमने डिस्कस। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी की बातें हम लोग करते हैं हमारी एनुअल क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।